नमस्कार। अडानी समूह के ऊपर छाए संकट पर कुछ नई गतिविधियां हुई हैं और ये गतिविधियां अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। क्या ये गतिविधियां ऐसी हैं जिसकी वजह से देश के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर असर पड़ने जा रहा है? क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या दरअसल सरकार अब अपनी मुश्किलों को लेकर सजग हो चुकी है और सरकार अब यह कोशिश कर रही है कि कैसे इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए? तो कुछ एक बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों को भी पता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अगर चर्चा बहुत दिनों तक नहीं हुई तो विपक्षी पार्टियों का पूरा मकसद धराशायी हो जाएगा। सरकार भी इसी बात को लेकर लगातार ये बातें सामने रख रही है कि विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति के अभिभाषण और ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करने से भागना चाह रही हैं और इसीलिए यह संकट पैदा किया जा रहा है ताकि संसद में गतिरोध बरकरार रहे। विपक्ष का कहना है कि सभापति दोनों सदनों में हंगामा थोड़ा सा भी होता है तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं और फिर बर्खास्त कर देते हैं। इसे तो आप राजनीतिक नूरा कुश्ती कह सकते हैं, लेकिन आइए इससे आगे बढ़कर जो बातें महत्वपूर्ण हैं वो आपके सामने रखूं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जल्द संसद में बहस होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी और उसके साथ साथ अडानी समूह के ऊपर छाए संकट के बादल पर भी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की बातें सार्वजनिक तौर पर कही जा रही हैं। इस बीच क्या क्या हुआ है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई में कुछ एक बातें कही हैं। उन्होंने जो बात कही है पहले अंग्रेजी में आपके सामने रखता हूं, फिर उसका हिंदी मतलब आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि रेगुलेटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर लेफ्ट टू देमसेल्व्स टू डू व्हाट इज एप्रोप्रिएट सो दैट द मार्केट इज वेल रेगुलेटेड। FPO fallout will have no impact on perception of India. How many times has India been affected by withdrawal of FPOs? कुल मिलाकर उन्होंने ये बातें सामने रखी हैं कि रेगुलेटर्स अपना काम कर रहे हैं, मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी, RBI, तमाम वित्तीय संस्थानों को जांच करने वाले सभी मार्केट रेगुलेटर्स अपना काम कर रहे हैं। सरकार का इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है। सरकार पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर पड़ता है। और अडानी समूह का FPO जो कि फॉलो पब्लिक ऑफर है, उसने विड्रॉ कर लिया और 20,000 करोड़ रुपए जो वो मार्केट से ले रहे थे उसे वापस करने का निर्णय किया है, तो इससे कहीं कोई असर नहीं पड़ता। वित्त मंत्री ने आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि RBI ने अपना स्टेटमेंट सामने रख दिया है। सभी बैंक्स, SBI या फिर तमाम अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने सभी स्टेटमेंट सामने रख दिए हैं। LIC भी अपनी बातों को कह चुका है कि उनका एक्सपोजर कितना है। मार्केट बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और सेबी अपना काम बखूबी जानती है। ये बातें निर्मला सीतारमण ने जब कही, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन जी भी मौजूद थे और उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने बृहस्पतिवार को दिया था और शुक्रवार को भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी समूह पर छाए संकट के बादल चाय के कप में एक हलचल से ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बयान पर वो आज भी टिके रहे और जब पत्रकारों ने निर्मला सीतारमण जी के सामने इस सवाल को उठाया तो उन्होंने एक तरह से पत्रकारों को यह बताने की कोशिश की कि जब वित्त सचिव अपनी बातें कह चुके हैं तो उस पर उन्हें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और उसके कुछ ही घंटों के बाद सेबी ने एक प्रेस रिलीज इश्यू किया जिसमें यह कहा गया कि NSE और BSE में कुछ गतिविधियां देखी गई हैं जिसकी वजह से मार्केट रेगुलेटर्स के लिए कान खड़े हुए। उन्होंने कुछ शेयर्स पर अपने तरफ से निगरानी रखी है। मार्केट्स में इरेगुलरिटी नहीं हो इसके लिए शेयर्स पर निगरानी रखनी आवश्यक है। BSE और NSE दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और सेबी अपना काम बखूबी कर रही है। अभी तक कोई भी चिंता की बात नहीं है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसकी वजह से किसी को चिंतित होने की आवश्यकता है। RBI ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया
जिसमें आरबीआई ने कहा कि पूरा बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से मजबूत है, आरबीआई अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहा है और भारतीय बैंक पूरी तरीके से स्टेबल हैं, उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। अडानी समूह को लेकर जो भी एक्सपोजर है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के नीचे है और सभी बैंक को अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। इसी बीच एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना बयान जारी किया। एसबीआई ने कहा कि एसबीआई के पास सिर्फ 27,000 करोड़ का लोन का एक्सपोजर है, जो कि एसबीआई के 31 लाख करोड़ का मात्र 0.88% है, यानी कि 1% से भी कम। इसलिए एसबीआई की सेहत पर इस लोन से कोई असर नहीं पड़ता। यही बात बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी कही गई कि उसके प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के आधार पर है, उतने के आधार पर ही अडानी समूह को लोन दिया गया है और इसके आगे कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। 3 रेटिंग एजेंसियों ने अपनी तमाम रेटिंग को रिवाइज कर दिया बीते 24 घंटे में। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और फ्लिंच, इन तीनों ने कहा है कि अडानी समूह के ऊपर कोई खतरा नहीं है, उनके पास पैसा रेज करने की पूरी उपलब्धि है और उन्हें कहीं कोई दुविधा या दिक्कत नहीं होने जा रही। वो अपने सभी लोन्स को सर्विस करेंगे और अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उनकी रेटिंग बाय रेटिंग है, यानी कि निवेशक पैसा लगा सकते हैं। मूडीज ने अपनी रेटिंग होल्ड की थी। उसने कहा था कि उसका आउटलुक नेगेटिव है, लेकिन मूडीज ने भी 12 घंटे पहले अपने पूरे आउटलुक को चेंज कर दिया है। हालांकि कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर अभी कंपनियों ने अपना नेगेटिव आउटलुक बना रखा है, जैसे कि अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, लेकिन बाकी तमाम अडानी समूह के कंपनियों पर अभी नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव आउटलुक की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ फ्रांस की जो सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है टोटल एनर्जी, जिसने अडानी समूह में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बड़ा, उसने साफ तौर पर कहा है कि 4 कंपनियां जो अडानी समूह में हैं, अडानी टोटल जिसमें उसकी 50% की हिस्सेदारी है, अडानी गैस जिसमें 37.5% की हिस्सेदारी है, अडानी ग्रीन जिसमें 19.75% की हिस्सेदारी है और AGEL 23 जिसमें 50% की हिस्सेदारी है। ये सभी कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट लॉज के आधार पर चल रही हैं। निवेश भारत सरकार के नियमों अनुसार हुआ है और कहीं कोई भी वायलेशन की बात सामने निकल कर नहीं आ रही। तो जब सारी बातें अच्छी हैं तो जाहिर सी बात है इसका असर भी होगा और हमने देखा कि कैसे शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर में एक बार फिर से बढ़त देखने को मिली है। लेकिन क्या संकट खत्म हो चुका है? यही तो यक्ष प्रश्न है, क्या संकट खत्म हो चुका है? तो आइए इसके बारे में भी कुछ जानकारी आपसे साझा कर दूं। अडानी समूह मार्च में एक बहुत बड़ा बॉन्ड ऑफर लेकर आने वाला था, $500 मिलियन का बॉन्ड ऑफर। और यह बॉन्ड ऑफर अडानी समूह इसलिए ला रहा था क्योंकि बीते साल यानी कि 2022 में जून में अडानी ने 14 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से $4.5 बिलियन का उधार लिया। $4.5 बिलियन का उधार, जिसमें 3 प्रमुख लीड बैंक्स हैं, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेस PLC और डॉयशे बैंक। इन सभी बैंकों से अभी तक पत्रकारों ने जो भी सवाल पूछे हैं उसका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर अडानी समूह मार्च में अपने इस बॉन्ड को लाने के विचार से स्थगन की तरफ बढ़ता दिख रहा है। यानी कि $500 मिलियन का बॉन्ड जो कि अडानी समूह लाना चाहता था, जिसके जरिए अपने इस लोन को सर्विस करने के लिए वो पैसा अंतरराष्ट्रीय बाजार से अपनी कंपनी के पूरे कंपोजिट कल्चर और ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू के आधार पर ले रहा था, अब वो पोस्टपोन कर दिया गया है या पोस्टपोन होने की उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। ऐसे में सवाल यह उठेगा कि $4.5 बिलियन का ये जो लोन है, इसको सर्विस करने के लिए अडानी समूह अब अपना पैसा कहां से लाएगा। यह सवाल इसलिए भी और बड़ा मौजूद हो जाता है क्योंकि ये जो लोन लिया गया है ये ACC और अंबुजा सीमेंट की खरीद के लिए लिया गया था। यहीं पर बड़ा सवाल छिपा हुआ है साहब।
एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनियां हैं भारत में, और इनके शेयर्स को खरीदने के लिए, इसमें अपना वर्चस्व बनाने के लिए अडानी समूह ने $4.5 बिलियन का लोन बैंकों से लिया। जाहिर सी बात है, यह लोन अडानी समूह के उस वक्त के मार्केट कैप के आधार पर दिया गया था। लेकिन अब जबकि मार्केट कैप में जबरदस्त कमी आ चुकी है, 50% से भी ज्यादा की, $100 बिलियन से भी ज्यादा की कमी आ चुकी है, तो क्या अब लोन उसी तरीके से बना रहेगा? ये तमाम बैंक्स किस तरीके से उसे अब अप्रोच करेंगे और अडानी समूह अपने लोन को कैसे चुकाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम रेटिंग एजेंसियां अपनी बात सामने रख चुकी हैं कि अडानी समूह में निवेश किया जा सकता है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह आसान काम नहीं है। अब ऐसे में अडानी समूह के लोन के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है, और कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अडानी समूह के ऊपर आज की तारीख में 2,20,000 करोड़ का उधार है। 2,20,000 करोड़ का उधार। अब इस उधार को किस तरीके से, अडानी समूह के उधार के पूरे पैटर्न को जरा समझिए। 37% इस उधार को अडानी समूह ने बॉन्ड के तौर पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मार्केट से लिया है। बॉन्ड में अडानी समूह को कम से कम 7.75% का इंटरेस्ट देना है, या उससे आगे बढ़ते हुए जो बॉन्ड्स अगले 5 साल 10 साल में मैच्योर कर रहे हैं उसके लिए 12% तक का ब्याज चुकाना है। तो क्या अडानी समूह इस बॉन्ड को चुका पाएगा? दूसरा जो डेट इन्होंने रेज किया वो कहां से है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो भारत में है उसकी हिस्सेदारी 25% है अडानी के पूरे 2,20,000 करोड़ के लोन का। इसमें से अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने जो लोन दिया है वो पूरे लोन का 18% है। प्राइवेट भारतीय बैंकों ने जो लोन का हिस्सेदारी है उनकी वो 8% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भारत के हैं उनकी हिस्सेदारी 8% है, माफ कीजिएगा 6% है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने जो कैपेक्स लगा कर दिया है, यानी कि शेयर्स को अपने पास गिरवी रखे हैं, वो है 6%। तो ये अडानी का लोन का स्ट्रक्चर है। ब्लूमबर्ग जो कि एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल एजेंसी है, उसका यह मानना है कि यह पूरा लोन जो है ये किसी भी एक जगह पूरे ग्रुप के टोटल मार्केट कैप का 4% या उससे कम है। लेकिन यह तब था जब अडानी समूह का पूरा मार्केट कैप $218 बिलियन था। आज यह बढ़ चुका है, इसलिए इसके बारे में रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो अब सबसे बड़ा समाधान और संकट क्या है? समाधान यह निकालना पड़ेगा संकट का कि अडानी समूह किस तरीके से अब अपना उधार चुकाएगी। बॉन्ड्स अंतरराष्ट्रीय मार्केट से लेकर आना आसान नहीं, जैसा कि मैंने आपसे साझा किया। हो सकता है कि $500 मिलियन का जो बॉन्ड वो लाने वाले थे मार्च में, उसे स्थगित कर दें, क्योंकि अभी मार्केट बहुत अच्छा नहीं है अडानी के लिए। तो पैसे कहां से आएंगे, इसके बारे में अडानी समूह को सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जिसमें कि अडानी समूह ने अपना पूरा कमिटमेंट कर रखा है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। यानी कि अब अडानी समूह को यह तय करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे उनके निवेश हैं जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं, जो पैसा उनके पास है, और कहां कहां से उन्हें कटौती करनी पड़ेगी। अगर अडानी समूह अपने लोन को पूरे तरीके से नहीं चुका पाएगा तो उसके लिए संकट बड़ा होता जाएगा, उसकी रेटिंग कम होगी, और अगर रेटिंग कम हुई तो फिर लोन को सर्विस करने की कैपेबिलिटी कम होगी, और यह एक बहुत बड़ा स्पाइरल संकट बनने जा रहा है। हमने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट देखा उसमें यह कहा गया कि अडानी समूह में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, बहुत कम है। इसके साथ साथ बहुत मैनिपुलेशंस हैं, मार्केट मैनिपुलेशंस हैं। यह आरोप भी लगाया गया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कि अडानी समूह ओवरप्राइस्ड है। अब इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। जिस समय यह रिपोर्ट जारी की गई 24 जनवरी 2023, उस वक्त समूह का यह मानना था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यह मानना था कि अडानी समूह 85% ओवरवैल्यूड है। लेकिन आज भी मार्केट कैप इतना गिरने के बाद भी अडानी के शेयर्स की स्थिति क्या है? तो अडानी पावर, 1 रुपया 50 पैसे, 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 1 रुपया 50 पैसे
आज भी अपने बुक वैल्यू से 14%, 14 नहीं, 14 गुना ज्यादा वैल्यूड है। यानी कि इतना गिरने के बाद भी अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन अपने बुक वैल्यू से 56 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये छोटा ओवर वैल्यूएशन नहीं है, बहुत बड़े ओवर वैल्यूएशन है। यानी कि अभी भी ये कंपनियां मार्केट कैप बहुत ज्यादा लेकर बैठी हैं, इसमें गिरने की गुंजाइश भी बहुत है या यहां से संभलने की गुंजाइश भी है। एक और महत्वपूर्ण डेटा है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अडानी समूह के सभी मार्केट कंपनियों को अगर आप ले लें, उनका मार्केट कैप भले ही $218 बिलियन था, जो कि इनके शेयर वैल्यू के आधार पर लगाया जा रहा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते वर्ष अडानी समूह ने कितना मुनाफा डिक्लेयर किया? 17,000 करोड़, मात्र 17,000 करोड़। इतना ही मुनाफा भारत की एक पीएसयू एनटीपीसी ने डिक्लेयर किया। तो इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद अडानी समूह मुनाफा सिर्फ 17,000 करोड़ डिक्लेयर करती है। जाहिर सी बात है इसमें कई तरह की बातें निकल कर आती हैं कि क्या अडानी समूह पूरे तरीके से अपने शेयर धारकों के हित में फैसले ले रहा है? इन तमाम बातों की जांच अब सेबी कर रहा है। इस बीच जो कहा गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ तथ्य और आपके सामने रख दूं। अडानी समूह में अडानी परिवार कितना काम कर रहा है और किन किन ओहदों पर है और कौन कौन लोग शामिल हैं, यह जानना आपके लिए जरूरी है। गौतम अडानी इस पूरे समूह के चेयरमैन हैं। उनके छोटे भाई राजेश अडानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रणव अडानी जो कि उनके बेटे हैं, गौतम अडानी के बड़े भाई के बेटे हैं विनोद अडानी के, वो भी बोर्ड में हैं। यानी कि बोर्ड में अडानी परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। बोर्ड के जो और मेंबर्स हैं उनके नाम आपके सामने रख दूं। एम नरेंद्र जो कि फॉर्मर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन रह चुके हैं। वी सुब्रमण्य जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं भारत सरकार में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। एन नेरुलकर जो कि टाटा स्टील के फॉर्मर एमडी हैं। ओंकार गोस्वामी जो कि सीईआरजी एडवाइजरी के फाउंडर रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट रहे हैं। साथ ही साथ आईएमएफ, एडीबी और ओईसीडी के कंसल्टेंट भी रहे हैं। विजय प्रकाश ये सीईओ हैं अडानी नेचुरल रिसोर्सेज के, वो भी बोर्ड पर हैं। और विजय लक्ष्मी जोशी फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, ये बोर्ड पर हैं। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, करण जो कि सीईओ हैं अडानी पोर्ट्स के और जीत जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्रुप फाइनेंस। यानी कि अडानी परिवार पूरे तरीके से बोर्ड में है और अडानी परिवार के पास मेजॉरिटी शेयर पूरे अडानी ग्रुप की कंपनियों का है। यह बात गौर करने वाली है। अब आइए जरा इसके बारे में जो तमाम राजनीतिक पहलू हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि मार्केट रेगुलेटर्स देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और सरकार मार्केट रेगुलेटर को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट मानती है। इसलिए मार्केट रेगुलेटर ही तय करेंगे कि कहीं कोई वायलेशन है या नहीं। यानी कि सरकार ने एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की जेपीसी की मांग पूरे तरीके से किनारे रख दी गई है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। कुछ ऐसी ही बातें उस वक्त भी हुई जब देश में बड़े बड़े घोटाले सामने आए थे। केतन पारिक स्कैम, केपी स्कैम, हम सब जानते हैं इसके बारे में। 2007 में जेपीसी इसके लिए बनी थी, माफ कीजिए 2005-7 के बीच में इसके लिए जेपीसी बनी थी और उस वक्त भी इस बारे में यही चर्चा थी कि क्या वाकई में जेपीसी की आवश्यकता है। हर्षद मेहता स्कैम हम सब जानते हैं, उसके लिए भी किस तरह से जांच की गई थी। लेकिन उस जमाने से लेकर आज तक में सेबी के हाथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। लेकिन क्या सेबी की जांच अपने आप में काफी होगी? क्या आरबीआई का स्टेटमेंट अपने आप में बहुत काफी है? क्या जनता के दिल में जो अविश्वास पैदा हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से और जो मार्केट में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कॉन्फिडेंस में थोड़ी हिलने की बात दिखी, जो झकझोरता हुआ कॉन्फिडेंस दिखा,
क्या यह सिर्फ रेगुलेटर्स की जांच की रिपोर्ट से काफी पाया जाएगा, या दरअसल सरकार को जेपीसी या इस तरह के एक निष्पक्ष जांच को बिठाने पर विचार करना चाहिए? इसके बारे में तो आने वाले दिनों में राजनीतिक पटाक्षेप होता दिखेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज जरूरत है एक निष्पक्ष, एक पूरे तरीके से पारदर्शी जांच की, जिसके आधार पर जो तमाम आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, इसके साथ साथ जो सत्ता और बिजनेस के गलियारों में कहासुनी होती रहती है, कानाफूसी होती रहती है, इस सभी को अगर पूरे तरीके से विराम देना है तो सरकार को इस पर सक्रिय तौर से आगे बढ़कर जांच गठित करनी चाहिए। क्योंकि सांच को आंच क्या, जब कोई गलती नहीं है तो फिर सरकार को डर किस बात का होना चाहिए? इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को कि सरकार का इसमें कहीं कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि जब तक पूरे तरीके से चीजें स्पष्ट न हो जाए, यह कहना अपने आप में पूरे तरीके से गलत होगा। लेकिन हां, अगर सरकार इस पूरे मामले पर अपना दामन पाक साफ सिद्ध करना चाहती है, जिस तरह से उसने राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना दामन पाक साफ रखा, तो यह आवश्यक है कि एक निष्पक्ष जांच हो, एक ऐसी जांच हो जो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, जिसमें सरकार यह साबित करे कि उसकी कहीं किसी तरह की कोई भूमिका नहीं थी, कोई भी फेवर अडानी समूह को सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, और अडानी समूह सिर्फ सरकार की नीतियों के आधार पर अपने आवेदन को लेकर आगे बढ़ा और बाजार से पैसे लेकर वो सरकार के तमाम प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। जब तक ऐसी बातें सामने नहीं होगी, तब तक विपक्ष को यह मौका मिलता रहेगा कि वो लगातार इस मुद्दे को भुनाता रहे, उठाता रहे। अब विपक्ष के लिए आगे का रास्ता क्या है? विपक्ष के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। विपक्ष को इस पूरे मुद्दे को लेकर सदन में जाना होगा, बातचीत करनी होगी, सदन के पटल पर अपनी मांगों को सामने रखना पड़ेगा। संसद की कार्रवाई बाधित करना विपक्ष के हक में नहीं है, और अगर विपक्ष को लगता है कि यह मुद्दा इतना बड़ा है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है, तो सड़क पर आना पड़ेगा विपक्ष को, सही दस्तावेज, सही जानकारी और सही रिपोर्ट के आधार पर। याद कीजिए, बोफोर्स के बारे में भी सबसे पहले स्विट्जरलैंड के एक अखबार ने रिपोर्ट छापी थी, और उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, ये दो अखबार थे जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच बड़े पैमाने पर की थी, और फिर अंततः सरकार को जेपीसी का गठन करना पड़ा था। दोषी आज तक कोई करार नहीं पाया गया, लेकिन दुनिया जानती है और भारत जानता है कि बोफोर्स की कीमत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कितने बड़े पैमाने पर देनी पड़ी थी। हम सब जानते हैं, हर्षद मेहता स्कैम में उस वक्त की सरकार की शायद भूमिका नहीं थी, लेकिन मार्केट रेगुलेटर्स को उसके बाद टाइट करने का मौका सरकार को मिला। हम सब जानते हैं कि केपी स्कैम में सरकार की भूमिका नहीं थी, लेकिन मार्केट रेगुलेटर्स और बैंकिंग ऑपरेशंस को पूरे तरीके से ओवरऑल करने का मौका सरकार को मिला था। आज मोदी सरकार के सामने यही मौका है। अगर कहीं कोई त्रुटि है, अगर कहीं कोई कमी है, तो उसे दूर करने का यही मौका है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बाजार, भारतीय रेगुलेटरी मैकेनिज्म पर हर किसी को भरोसा रहे, और हर कोई यह कहे कि हिंदुस्तान में किसी भी और मुल्क के मुकाबले बिजनेस करना सबसे अच्छा है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, रेगुलेशंस के आधार पर चलता है, नियमों के आधार पर चलता है, और तभी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होते बड़े पैमाने पर हम देख सकेंगे। अन्यथा क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप जो कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्ष लगातार लगा रहा है, वो भारत सरकार पर चिपकता हुआ दिखाई देगा, जो कि भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं।